Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello and welcome to Maheshan IAS. Today in this video we are going to learn about the next topic, that is Khilji dynasty. The last video we have covered the first dynasty of Delhi Sultanate, that is slave dynasty, and in this video we are going to learn about the Khilji dynasty. We will particularly talk about this person, that is Alauddin Khilji. This is a rapid revision course for the prelims of BPSC examination. If you are preparing for BPSC or any state PCS, even for UPSC, you can use this video for the revision purpose. ये प्रॉपरली जो है रिवीजन के मकसद से इन वीडियो को तैयार किया गया है, जहां पे बहुत ही कम समय में विद इन 20 to 30 मिनट्स में आपको हर एक टॉपिक का जो है कंप्रिहेंसिव कवरेज देखने को मिलेगा. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द टॉपिक खिलजी डायनेस्टी. तो जब खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड जो है 1290 से लेकर 1320 तक है, और 1290 से लेकर 1320 के बीच में हम मेनली एक ही पर्सन की बात करेंगे, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी. होता ये है, जब हम स्लेव डायनेस्टी की कल बात कर रहे थे, तो स्लेव डायनेस्टी में बलबन जो रहता है वो हमारा आखिरी प्रोमिनेंट रूलर रहता है दिल्ली सल्तनत का. उसके बाद से उसके सन को बुलाया जाता है कि आप आके, उसकी डेथ के बाद उसके सन को बुलाया जाता है कि कम एंड रूल द सल्तनत, लेकिन वो इनकार कर देता है. तो उसके जगह पे जो है उसका ग्रैंडसन कैकाबाद को बुलाया जाता है, और कैकाबाद रूल करना शुरू हो जाता है. और कैकाबाद की हत्या करने के बाद उसके बाद से जो है एक नया शासक हमारा बनता है, इसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत लंबे समय से दिल्ली सल्तनत में था, यानी ये भी उसी वक्त आ गया था जब हमारा घोरी आया था. यानी ये तीनों, यानी कि याल्दुज, कुबाचा, ऐबक, इल्तुतमिश और खिलजी, ये सब कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के, एक ही टाइम पीरियड में ये थे सारे. फिरोज जो है वो मंगोलों से लड़ने के लिए जाना जाता था, और मंगोल से लड़ने के लिए ये पूरी तरीके से तैनात था और दिल्ली सल्तनत की रक्षा कर रहा था. फिरोज स्लेव डायनेस्टी के आखिरी शासक की हत्या करने के बाद अपनी नई सल्तनत की शुरुआत करता है, और उस साम्राज्य का, उस वंश का नाम होता है हमारा खिलजी डायनेस्टी. और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके, और उसकी हत्या करने वाला कौन है, उसी का नेफ्यू है, उसी का भतीजा है, उसी का सन इन लॉ है, और वो है अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है, और हत्या करने के बाद अपने आप को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान डिक्लेयर कर देता है. और मुख्य रूप से खिलजी डायनेस्टी में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि इसका योगदान, इसका हर एक सेक्टर में, चाहे वो इकोनॉमी में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, मिलिट्री में हो, एक्सपेंशन में हो, इन ईच एंड एवरी सेक्टर हिज कंट्रीब्यूशन इज मोर. तो इसके कंट्रीब्यूशन चूंकि ज्यादा है, इसलिए हम पूरी आज की लेक्चर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के इर्द गिर्द ही रखेंगे. तो एक पीपीटी है, बस इसी पीपीटी पे हमारी सारी क्लास खत्म हो जाएगी. आपको बस इसी पीपीटी को कवर करना है, मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा. सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है, सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, एंड Jalaluddin Khilji was murdered by Alauddin Khilji and he ultimately become the Sultan of Delhi Sultanate. सुल्तान बन जाता है हमारा. देखो, जब हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी को समझना काफी जरूरी है. अलाउद्दीन खिलजी बलबन की तरह ही था एक मायने में. किन मायनों में? देखो, बलबन अपने राज्य से कभी बाहर नहीं गया, कभी दिल्ली से बाहर नहीं गया अपने जीवन में. सिर्फ एक बार ही बाहर गया था, जब बंगाल में विद्रोह हुआ था तो उसका दमन करने के लिए बाहर गया. अलाउद्दीन खिलजी उसकी तरह कंसोलिडेटर नहीं था. कंसोलिडेटर कहने का मतलब यह है कि बलबन ने अपने पूरे जीवन में अपने राज्य का एक्सपेंशन नहीं किया, विस्तार नहीं किया, अपने सल्तनत का एक्सपेंशन नहीं किया, बल्कि उसका कंसोलिडेशन किया. जो साम्राज्य था उसी को बहुत अच्छे से उसने बनाया, और उसी को जो है बहुत अच्छे से शासन व्यवस्था चलाई. लेकिन हमारा जो अलाउद्दीन खिलजी, इसके विचार थोड़े अलग हैं. ये विस्तारवादी है. अलाउद्दीन खिलजी अलेक्जेंडर की राह पे चलना चाहता था. वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी. लेकिन अपने मंत्री के सलाह पे उसने इस सपने को त्याग दिया, और सपने को त्यागने के बाद, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था ना, क्योंकि परिस्थितियां अलग थी उस समय की, और उस परिस्थितियों में जैसे ही उसके मंत्री ने वो सलाह दिया, तो उसने ये सपना जो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने का था, उसने वो त्याग दिया. लेकिन उसने एक टाइटल लिया, और उस टाइटल का नाम था सिकंदर आजम, और सिकंदर सहनी भी कहते हैं. सिकंदर आजम है ना, पूरी दुनिया पे रूल करने वाला सिकंदर आजम का टाइटल उसने लिया. अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी थी वो एक्सपेंशनिस्ट थी पॉलिसी, यानी विस्तारवादी थी. कंसोलिडेशन की पॉलिसी नहीं थी उसकी. कंसोलिडेशन के तो थी, लेकिन साथ साथ विस्तारवादी, यानी कि विस्तारवादी शासक था. ये इंपेरियलिस्ट एक सुल्तान था हमारा. इसलिए अगर आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी को, तो अपने पूरे जीवन काल में वो देश के विभिन्न विभिन्न कोनों में जाके जो है अपने राज्य का एक्सपेंशन करता है, विस्तार करता है. यानी दक्कन के भी क्षेत्र में देखे, साउथ ऑफ इंडिया में भी जाते हैं, दक्षिण भारत में भी, तो वहां तक अपने राज्य का विस्तार करता है, और वहां के जो भी रूलर्स थे उनको हरा के जो है डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल में अपने सल्तनत के अंदर रखता है. होता क्या है, तो सबसे पहले तो अपने 2 जनरल को भेजता है गुजरात में, गुजरात को ऑक्युपाई करने के लिए, और वहां का जो रूलर था उसको हरा दिया जाता है, और वहां पे उस एरिया को कैप्चर कर लिया जाता है. गुजरात को कैप्चर करना काफी जरूरी था, क्योंकि गुजरात के सहारे जो ट्रेड था, उस ट्रेड का रास्ता जो है खुल चुका था अलाउद्दीन खिलजी के लिए. उसके बाद से क्या करता है, वहीं से गुजरात से ही एक स्लेव को लेके आता है वो, जिसको 1000 दिनार में खरीदता है, इसलिए उसको 1000 दिनारी भी कहते हैं. और उस स्लेव का नाम था मलिक काफूर. ये वही मलिक काफूर है जो आगे चले के साउथ ऑफ इंडिया में जाके बहुत ही ज्यादा
प्लंडर करता है प्लंडर करता है, और प्लंडर करने के बाद वहां के जितने भी शासक हैं, कौन कौन से शासक हैं, तो साउथ इंडिया में जब वो जाता है तो वहां पे जितने भी शासक हैं, चाहे वो ककतिया हो, होयसला हो, पांड्या हो, जितने भी लोग हैं, सबको हरा के जो है उनको अलाउद्दीन खिलजी के अधीन कर लेता है। उसके बाद से अगर देखें तो 1301 में जो है रणथंभौर में जो है वो कूच करता है, और रणथंभौर का जो राजा रहते हैं हमीर देव को वहां पे हराता है, और हमीर देव की हत्या करने के बाद वहां पे भी जौहर का हमें इंसिडेंट देखने को मिलता है। वही जौहर जो हमें राजा रतन सिंह की वाइफ जो है, राजा रतन सिंह की जो वाइफ है हमारी रानी पद्मावत जो परफॉर्म करती हैं, वही जौहर जो है हमें रणथंभौर में भी देखने को मिलता है और चित्तौड़ में भी देखने को मिलता है। चित्तौड़ में 1303 में जो है वहां पे आक्रमण करता है, और वहां के राजा रतन सिंह को जो है हत्या करके जो है वहां पे हमें जो है रानी पद्मावत के लिए खास करके हम देखते हैं, अगर आपने वो फिल्म देखी होगी रानी पद्मावत, पद्मावत फिल्म जो देखी होगी आपने, तो उस फिल्म में भी ऐसा दिखाया गया है। हालांकि जो है फिल्म और जो है रियल इंसिडेंट जो होते हैं, वास्तविक और इतिहास और फिल्म का जो है बहुत ही दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। तो फिल्म में तो हालांकि ठीक है, समझने के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन फिल्म को हम इतिहास नहीं समझ सकते हैं, इतिहास से काफी दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। इवन अगर आप जोधा अकबर को देख ले, पद्मावत फिल्म को देख ले, बाजीराव एंड मस्तानी का देख ले, तो ये सारे फिल्म जो है एक तरीके से फिल्म पर्पज के लिए देखने के लिए अच्छा है, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देखने के लिए अच्छा है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इन सारे फिल्मों को हम देख नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे तथ्य और बहुत सारे ऐसे चित्र होती हैं जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सही नहीं होती। उसके बाद से चित्तौड़ में हमला करने के बाद वहां पे हम देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है उन्होंने रानी पद्मावत पे जो है एक टेक्स्ट लिखा है जिसका नाम है पद्मावत, पद्मावती पे लिखा है उसने, उसका नाम है पद्मावत, पद्मनी नाम रहता है, और पद्मनी पे जो उन्होंने टेक्स्ट लिखा है उसका नाम है पद्मावत, और ये किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। 1306-1307 में देवगिरी जो है मलिक काफूर देवगिरी को कैप्चर करता है, और वहां का जो राजा होता है उसको भी हराता है, और 1311 में साउथ इंडिया में जाके काकतिया, होयसला और पांड्या को भी वहां से हरा के उसको अपने अधीन लाता है। देखो, जब हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो जो साउथ में वो जो कूच करता है, साउथ में जाके जो है इन सारे राजाओं को हराता है, इन सारे एरिया को अपने अंदर कैप्चर करता है, तो कैप्चर करने के बावजूद इन पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता। डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करने के पीछे का कारण ये रहता है कि चूंकि साउथ इंडिया जो है, ये सारे जो रीजन्स हैं वो दिल्ली से काफी दूर हैं, और इन पे प्रत्यक्ष नियंत्रण करना काफी मुश्किल है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से ये नियंत्रण करता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है। और इसका कारण सिर्फ इतना है कि ये काफी दूर है और इनको अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना सही नहीं होगा। तो फिर करते क्या थे, तो वहां का राजा हार गया, राजा को ये ऑफर देते थे कि तुम हमारी जो है सबॉर्डिनेशन को स्वीकार करो, हमारे अधीन आ जाओ, और अधीन आने के बाद तुमको क्या करना है, एनुअली हमें टैक्स देना है, और एनुअली टैक्स देने के बाद क्या करना है कि तुम्हारे राज्य को जो है तुमको राजा बनने देंगे हम, तुम ही राजा रहोगे, बस हमें एनुअली पेमेंट आप करते रहो, रेवेन्यू का जो है पेमेंट आप करते रहो, और आसपास के क्षेत्रों में भी अगर हम आक्रमण करते हैं और उनको जीतेंगे तो वो क्षेत्र जो है हम आपको दे देंगे, आप भी उस पर रूल करना। ये फायदा होता था जो वहां का राजा होता था, हारने के बावजूद भी उसे वहां पे रूल करने का मौका मिलता था। और बदले में अलाउद्दीन खिलजी को क्या मिलता था, तो पहली बार आक्रमण किया तो पहले लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी मिल गया। बूटी मतलब क्या, पहले तो बहुत ज्यादा लूट लिया वहां से, और लूटने के बाद राजा को कह दिया कि आपको वहां से राजस्व की वसूली करके भी हमें देनी है, और वार्षिक रूप से कुछ राजस्व भी देना है, यानी एनुअल कुछ पेमेंट भी करना होगा और रिवेन्यू भी देना होगा। और एक बार जब आक्रमण किया तो वहां से बहुत सारा खजाना भी लूट लिया। तो इस तरीके से वो साउथ ऑफ इंडिया में भी बहुत सारे क्षेत्रों को जो है आक्रमण करके वहां जीत जाता है, और ये पहला शासक बनता है जो कि साउथ ऑफ इंडिया में जाके वहां के क्षेत्रों को अपने अधीन बनाता है। हालांकि वो अप्रत्यक्ष रूप से रहता है, लेकिन फिर भी ये ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये पहला शासक था। उसके बाद से देखते हैं तो कुछ सुधार वो करता है एडमिनिस्ट्रेशन में भी और मार्केट में भी। आर्मी की बात करें तो बहुत बड़ी सेना ये बना रखा होता है, लगभग 5 लाख की इसकी स्टैंडिंग आर्मी रहती है, परमानेंट आर्मी रहती है, और इन सबकी सैलरी जो है वो कैश में दी जाती थी। कैश में कुछ टंका जो है लगभग 324 टंका के आसपास इनकी सैलरी हुआ करती थी। और ये जो सैलरी ये दी जा रही है और इतनी बड़ी सेना बनाई जा रही है, इसका कारण बस इतना है कि उसमें मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, उनसे भी बचना था, और साथ ही साथ विस्तार करना था, अपने राज्य का जो है विस्तार करना था, अपने क्षेत्र का विस्तार करना था, इसलिए एक बड़ी सेना की जरूरत थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी सेना जो है मेंटेन करके रखी थी। इसने 2 सिस्टम भी शुरू किया जिसका नाम है चेहरा और दाग सिस्टम। दाग सिस्टम का मतलब क्या है कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, यानी कि अच्छे नस्ल की घोड़ों की आवश्यकता थी, और अच्छे नस्ल की घोड़ों की बदौलत ही बड़े लंबे लंबे दूरियों को तय किया जा सकता था, दूर की जो यात्रा थी उसको आसान बनाया जा सकता था। इसलिए अच्छे क्वालिटी के हॉर्सेस को ये सेना में रखता था, और इसके लिए ब्रांडिंग की जाती थी कि अच्छा ये ए ब्रांड का घोड़ा अच्छा है, बी ब्रांड का उससे कम क्वालिटी का है, सी ब्रांड का उससे कम क्वालिटी का है, डी ब्रांड का उससे कम क्वालिटी का है। तो ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड दाग सिस्टम। इसको दाग सिस्टम कहा जाता था, जहां पे घोड़ों की क्वालिटी को जांच करके उसकी ब्रांडिंग की जाती थी। उसके बाद एक चेहरा सिस्टम है। चेहरा सिस्टम में क्या होता था कि जितने भी सिपाही काम कर रहे हैं उन सिपाहियों का एक चेहरा का जो है एक तरीके से स्केच बना के रखा जाता था। उनका जो है फेशियल जो चित्र जो है बना के रखा जाता था, ताकि उनका आइडेंटिफिकेशन जो है इजीली किया जा सके, किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो सके, और दुश्मन सेना जो है किसी तरीके से उनके अंदर घुस के जो है किसी तरह का खबर जो है इधर उधर ना कर सके, ना ही उनके साथ कोई विद्रोह कर सके। इसीलिए जो है हर एक सैनिक का जो है प्रॉपर चेहरा मेंटेन यानी हुलिया मेंटेन करके रखा जाता था। इसलिए इसको चेहरा और दाग सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। उसने रिफॉर्म भी किया, इक्ता सिस्टम में भी रिफॉर्म किया, और कंट्रोल किया उलेमा और अमीर को। देखो, उलेमा और अमीर जो है वो पूरी तरीके से चाहते थे कि राजा जो है मेरे अधीन होकर काम करे, यानी राजा जो है वो सरिया के अकॉर्डिंग काम करे। उलेमा और अमीर हमेशा राजा को कहते थे, सुल्तान को कहते थे कि आपको सरिया के अकॉर्डिंग काम करना होगा। देखो, 2-3 वर्ड्स हैं, सरिया है, हदीद है, उलेमा है,
अमीर है, ये सारे शब्द जो है किसी एक लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक कोर्स है तो इसको बहुत ही तेजी में हमें खत्म करना होगा। तो उलेमा और अमीर ये चाहते थे कि अलाउद्दीन जो है वो उनके अधीन रह के काम करे, उनके कहने पे काम करे, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही अलाउद्दीन करे। लेकिन अलाउद्दीन क्या कहता है? अलाउद्दीन कहता है कि सरिया को मैं नहीं मानता, आपके कहने वाली बातों को मैं नहीं सुनने वाला हूं। तो फिर क्या करोगे? तो जो मेरी इच्छा होगी वही मैं करूंगा, यानी कि जो मेरा मन करेगा वही मैं करूंगा। इसको बोलते हैं स्वेच्छाचारी। वो स्वेच्छाचारी होकर काम करना चाहता था, वो किसी के अधीन रह के काम नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई अंकुश लगाए, वो निरंकुश होकर शासन करना चाहता था। तो उलेमा और अमीर को पूरी तरीके से उसने नकार दिया। इवन अगर हम देखते हैं तो उलेमा और अमीर को जितने भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे उनसे वो छीन लेता है और उलेमा और अमीर को एक सामान्य रूप से जीवन जीने के लिए मजबूर कर देता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में वो काफी बदलाव लाता है। दो तीन बात और अगर हम देखें तो मार्केट में भी बहुत रिफॉर्म लाता है। मार्केटिंग पॉलिसी भी हमेशा मेंस में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, इवन प्रीलिम्स में भी कभी कभी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि मार्केट रिफॉर्म के लिए कौन जाना जाता है, तो वो है हमारा अलाउद्दीन खिलजी मेडिवल हिस्ट्री में। तो सबसे पहले क्या करता है? कंट्रोल करता है प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट। देखो, प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल क्यों करता है? जितने भी फूड ग्रेन्स थे, जितने भी प्रोडक्ट थे, उन सबके प्राइसेस को कंट्रोल कर देता है। इसका कारण अलग अलग हिस्टोरियन ने अलग अलग, जैसे कि बर्नी की बात करें तो बर्नी ने अलग दिया है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसका उल्लेख किया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो राजा जो है, हमारा सुल्तान जो है, वो जनता की भलाई के लिए करना चाहता था कि सारे प्राइसेस को कंट्रोल कर दिया जाए ताकि जो है जनता जो है उसका फायदा उठा सके। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए, अलग अलग इतिहासकारों का जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ने के बाद जो है उसकी जांच पड़ताल की जाए तो ये साबित होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है वेलफेयर का मकसद नहीं था। वो नहीं चाहता था कि वेलफेयर हो पीपल का, बल्कि उसके पीछे का कोई और मकसद था। यानी कि मार्केट जो रिफॉर्म लाया उसके पीछे का मकसद क्या था, तो ये जानना पड़ेगा। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? तो इसके पीछे का कारण ये है कि अगर आप देखो तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही अच्छा शासक नहीं है, बहुत ही क्रूर शासक है। किसी को भी बहुत ही आसानी से हत्या कर देता है, कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, बहुत ही निरंकुश है। एक तरीके से ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी थी बलबन की, उसी तरह की पॉलिसी को अपनाता है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। यानी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी को नहीं थी। ये तो नहीं कह सकते कि वेलफेयर का ये काम करना चाहता था। दूसरा अगर हम देखें तो ये जो टैक्स लगाता है, हर चीज पे टैक्स लगा रखा है। अगर आप इसको देखोगे तो इसने घरई एक टैक्स लगा रखा है, हाउस टैक्स इसको बोलते हैं, चरई टैक्स लगा रखा है जिसको ग्रेजिंग टैक्स कहते हैं। इसने लगभग 50% जो है टैक्स लगा रखा है। इसने जकात टैक्स लगा रखा है, इसने जो है जजिया लगा रखा है। इतने सारे टैक्स इसने लगा रखे हैं, कोई भी एक ऐसा मौका नहीं छोड़ता है अलाउद्दीन खिलजी जहां से टैक्स ना आ जाए। इवन अगर आप देखोगे तो ये क्या करता है कि जो सेना इसने जो मेंटेन कर, तो दूसरा अगर पहलू क्या देखिए, पहला तो ये समझ में आ गया कि भाई इसने जो है कोई वेलफेयर के लिए नहीं किया, क्योंकि अगर वेलफेयर करना होता तो इतने सारे टैक्सेस नहीं लगाता। 50% टैक्स लगा रखा है इसने, 50% टैक्स लगा रखा है, तो टैक्सेस बहुत ज्यादा है, हर तरीके से लोगों का शोषण किया जा रहा है, तो फिर तो वेलफेयर नहीं है। तो फिर दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि ये सेना मेंटेन जो किया था इसने 5 लाख की, इसकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाती है अगर ये प्राइस प्रोडक्ट को ये कंट्रोल नहीं करता तो। यानी कि अगर सैलरी बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो अगर मान लो कि प्रोडक्ट के प्राइसेस अगर बहुत हाई होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग सैलरी देनी होगी। तो इसने क्या किया, प्राइस के जो प्रोडक्ट के प्राइस थे उसी को कंट्रोल कर दिया और जो सैलरी थी उसको कम कर दिया। तो इसलिए उसने क्या किया कि बड़ी लार्ज अमाउंट में सेना को मेंटेन कर पाया, 5 लाख की सेना मेंटेन कर पाया, जस्ट बिकॉज कि उसने प्रोडक्ट की प्राइसेस को कंट्रोल कर लिया था। इसने 2-3-4 तरह की जो है मार्केट बनाई, जैसे कि एक उसने बनाई ग्रेन यानी अनाज की मंडी बनाई, कपड़े की मंडी बनाई, और हॉर्स, कैटल और स्लेव इनकी मंडी अलग बनाई, कुछ मिसलेनियस मार्केट भी बनाए। और इस सारे मंडियों पे नियंत्रण रखने के लिए, इनकी चेक्स एंड बैलेंस करने के लिए उसने एक ऑफिसर को भी अपॉइंट किया हर एक मंडी में, उसको कहते हैं सहनाए मंडी। सहनाए मंडी का काम क्या था? सारा चीजों को चेक करना। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी ने मान लो कि आधा किलो वजन तौल दिया तो उसके शरीर से आधा किलो मांस जो है वो काट लिया जाता था। इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थे। और साथ ही साथ उसने बहुत सारे और भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा रखे थे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं तो इसने अमीर और उलेमा जो थे उनके बीच में कह रखा था कि आपको किसी तरीके की वाइन का कंजम्पशन नहीं करना है, शराब नहीं पीना। इवन अगर पार्टी लोग करना चाहते हैं तो पार्टी करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। इवन अगर 2 अमीर के बेटियों में शादी हो रही है तो शादी के लिए भी आपको अलाउद्दीन खिलजी से परमिशन लेना पड़ेगा। इतने सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बना रखे थे, क्योंकि इसको पता था ये लोग जब विद्रोह करते हैं, अमीर और उलेमा जब विद्रोह करते हैं तो इनके विद्रोह का दमन करना आसान नहीं होता। इसलिए इसने पहले से ही बहुत ही सप्रेस करके इन लोगों को रखा ताकि इनकी आवाज कभी बुलंद ना हो सके। अगर और भी देखोगे आप तो इसने लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म लाया, फर्स्ट सुल्तान टू मेजर लैंड एंड साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ लैंड। बिल्कुल साइंटिफिक असेसमेंट किया और उसके अकॉर्डिंग यह टैक्स जो है वो टैक्स जो है वो लेता था, है ना, कि जैसा आपका लैंड का क्वालिटी होगा, जैसे कि बहुत ही फर्टाइल लैंड है तो उसके अकॉर्डिंग तो अलग अलग जो है असेसमेंट किया लैंड का और उसके अकॉर्डिंग जो है टैक्स को जो है लेता था। साथ ही साथ अगर देखो तो ये पहला सुल्तान है जो कि लैंड का मेजरमेंट करना स्टार्ट कराया। इसके बाद भी हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे राजा तोडरमल जब थे अकबर के समय में, उन्होंने भी लैंड को जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था, जैसे कि काचर लैंड, बंजर लैंड, है ना, परती लैंड, तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरी में बांट रखा था। उसके पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भी ये काम कर रखा है, मेजरमेंट ऑफ लैंड को, और साथ ही साथ लैंड की क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है उसका जो है डिवीजन करना, ये भी हमारा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कर रखा है। देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम जो है बहुत सारी चीजें जानते हैं, खास करके जो पद्मावत फिल्म आई उसके बारे से बाद से हम लोग और बेहतर तरीके से जानते हैं।
वो कहानी जो है वो राजा रतन सिंह की है और वो जो है चित्तौड़ की कहानी है। ये कहानियाँ जो है हम रेगुलर क्लास जब हमारी होगी तो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ कहानियों की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में सिर्फ काम की बातें होनी चाहिए, ना कि सिर्फ कहानियों की। अच्छा, इतिहास तो सिर्फ कहानी ही है, ऐसा आप सभी मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास में कहानी है, इतिहास कहानी नहीं है। तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जब वो हमला नहीं कर पा रहा था, दीवार को नहीं तोड़ पा रहा था किले की, तो उसने सुरंग बना के जो है महल में घुस गया। वो 3-3 4-4 महीने किले के बाहर इंतजार करता है, अंदर का पूरा राशन समाप्त होने का इंतजार करता है कि राशन समाप्त होगा तो ये लोग खुद बाहर आ जाएंगे। बहुत ही अलग तरह का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को, अलाउद्दीन खिलजी को, तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, कौशल स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि 3 अगस्त और 10 अगस्त को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये दोनों डे में आप किसी भी दिन जाके जो है टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं और उसके बाद से जो है आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और जो 18 अगस्त से हमारा बीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इन सारी क्लासेस को बहुत ही डिटेल मैनर में, ट्रस्ट माई वर्ड, बहुत ही डिटेल मैनर में, अगर आपको विश्वास नहीं होगा, एक चैनल है मेरा, पुराना जो चैनल है, उसमें मैंने अलाउद्दीन खिलजी को आई थिंक 3 घंटे में पढ़ाया है। 3 घंटे में सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी को ही पढ़ाया है। तो हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल मैनर में पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा कोर्स है, ये इसका फॉर्मेट ही ऐसा है कि हमें 20 to 30 मिनट्स में जो है सारी चीज़ों को खत्म करनी होती है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। जहां भी आपको कोई भी प्रश्न हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करो, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं तुगलक डायनेस्टी के साथ, जिसमें हम फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।